8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुँह बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होते कि अगर बिना चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। ये क्या कह गई कैबिनेट मंत्री? ये चुनाव जीतने का आत्मविश्वास है या फिर सरकार में रहने की ठसक? किसके सहारे चुनाव जीतना चाहती है? चुनाव में तो जनता सर्वोपरि होती है, मगर क्या जनता पर भरोसा नहीं? बहरहाल अब कह दिया तो विपक्ष ने भी इस वीडियो में कही बात को लपकने में देरी नहीं की। आयोग को शिकायत भी कर दी और आरोप भी लगा दिया कि देखिए कैसे चुनाव जीतने वाली है बीजेपी। इससे साफ लगता है कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग होगा, मशीनरी का दुरुपयोग होगा। हमने चुनाव आयोग से शिकायत करके मांग की है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जिन्होंने कल हमारे कांग्रेस पार्टी के पोस्टर फाड़े हैं, इससे पहले इंदर सिंह कंसारा जो घर घर पर अपने क्षेत्र में नलकूप खुदवा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, निःशुल्क से लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं, ऐसे लोग जो विधायक नहीं है मंत्री बनाए गए हैं और स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में उनको तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाए, ऐसी मांग चुनाव आयोग से की है। धनुष से निकला तीर, मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते। मॉडर्न जमाना है तो एक बात और जोड़ देते हैं कि वायरल वीडियो भी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए सफाई भी देनी पड़ी। जो कहा था उसमें ट्विस्ट भी लाना पड़ा और पार्टी को पल्ला भी झाड़ना पड़ा। नहीं, आज जो चुनाव आचार संहिता के बाद होता है, अभी चुनाव नहीं है। चुनाव आज तो अगर सरकारी प्रोग्राम होता है तो कलेक्टर एसपी को देखना पड़ता है। हम कह रहे हैं हम इतने सक्षम हैं जिनको हम सरकार छोड़ के कांग्रेस को छोड़ के आए हैं, हम सभी विधायक इतने सक्षम हैं कि हम अपनी सारी सीटें जीतेंगे। हम बता रहे ना, हमने कहा है कि हम चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। यह इमरती देवी जी के द्वारा दिया गया निजी वक्तव्य है और अपनों के बीच देसी तरीके से की गई बात है। कांग्रेस पार्टी से मेरा निवेदन है कि कृपया करके जासूसी करना बंद करे और चुनाव को चुनाव की तरह लड़े। चुनाव प्रतिष्ठा का है, सरकार बनाने और बिगाड़ने का है, इसलिए हर कही बात, हर एक बयान पर दोनों दलों की नजर है, एक दूसरे पर घात लगाए बैठे हैं। जरा सी चूक भी भारी पड़ने वाली है। चुनाव करवाने वाले आयोग के सामने भी चुनौती है। अभी तक तो तारीखों का ही ऐलान नहीं हुआ। आयोग के पास शिकायती पत्र पहुंचने लगे हैं। जब आचार संहिता लग जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? इसीलिए कहा जा रहा है ये चुनाव आसान नहीं, न आयोग के लिए न दलों के लिए। नमस्कार, मैं हूं विजय मानगे और ये रिपोर्ट जो आपने देखी उसे देखकर हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये चुनाव आसान नहीं है। शिकवे शिकायतों का दौर का जो सिलसिला है वो अभी से शुरू हो गया है। आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है। चुनाव आयोग के सामने भी चुनौती आने वाली है। एक तो कोविड की चुनौती है ही, तो क्या राजनीतिक दलों और नेताओं को संभल कर रहना होगा, क्योंकि जब वार होता है तो पलटवार भी होगा। और आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब, जबलपुर से बीजेपी के प्रवक्ता हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजीत भदौरिया, वो ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। और मेरा पहला सवाल भट्ट साहब आपसे ही है। अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। जब तारीखों का ऐलान होता है, आचार संहिता लगती है, उसके बाद प्रचार शुरू होता है, और उसमें यदि आप कुछ गड़बड़ी करते हैं तो फिर चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेता है। ये जो शिकवे शिकायतों का दौर शुरू हो गया है, आपको कैसा लग रहा है ये देखकर कि वाकई में जो हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया है कि ये चुनाव आसान नहीं? ये देखिए विजय जी, ये तो बात सही है कि ये चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि सारा दारोमदार इन 27 सीटों पर है। अगर कांग्रेस 27 की 27 सीटें जीत लेती है जैसा कि वो दावा कर रही है, तो निश्चित तौर पे उनके पास बहुमत आ जाता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो 27 सीटें जीत सकें। बीजेपी को कुछ कम सीटों की ज़रूरत है, लेकिन उनको भी अगर ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी तो उनके पास एक बलशाली जो बहुमत है वो हो जाएगा। जहाँ तक इमरती देवी जी का सवाल है, इमरती देवी ने अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि उनकी पार्टी को ऑकवर्ड पोजीशन में ला दिया है। जैसे आप अंडे वाले बयान देखिए उनका,
वो लगातार इस बात को प्रचारित करती रहीं कि आंगनवाड़ी की और गर्भवती महिलाओं को हम अंडा खिलाएंगे। जबकि जब वो कांग्रेस में थी तब उनने इस बात की जब बात की थी तो पूरी बीजेपी जो है वो सड़कों पे आने की बात कर रही थी, और गोपाल भार्गव ने तो ये तक कह दिया था कि जो कांग्रेस की मंत्री हैं इमरती देवी वो पूरे प्रदेश के बच्चों को नरभक्षी बनाना चाहती हैं। जब अब वही स्थिति जब बीजेपी में आने के बाद उनके बयान आए तो बीजेपी को थोड़ा सा बैक फुट पे आना पड़ा। उनके प्रवक्ता कुछ एक दो डिबेट में वह भी बैठा था, लेकिन वो सही जवाब दे नहीं पाया। उनका कहना था कि हम बहुत जल्दी इस पर संज्ञान लेंगे, और फिर बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि बच्चों को दूध दिया जाएगा, ताकि जो प्रोटीन की कमी अंडे से पूरी हो रही वो दूध से पूरी हो जाएगी। अभी जो उनका वायरल हुआ है वीडियो कि अगर हम किसी कलेक्टर से कहेंगे तो वो हमें सीटें जिता देगा, तो इसका मतलब है कि फिर तो किसी भी पार्टी को ना तो प्रचार करना चाहिए, ना प्रत्याशी को घर घर जाना चाहिए, ना रैलियां करना चाहिए, ना भाषण देना चाहिए। सब कलेक्टरों को बोल दो कि हमको इतनी सीट चाहिए, वो कलेक्टर दिलवा दे। तो ये क्या है, एक बड़ा बचकानी सी बात उनने कही है। ये बात अलग है कि उनने बाद में अपना बयान को वो करने के लिए एक दूसरा बयान दिया कि हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम सीटें जीत लेंगे। लेकिन इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं, और कांग्रेस ने भी इस बात का संज्ञान लिया और तत्काल में चुनाव आयोग को इसकी शिकायत भी कर दी है। लेकिन चूंकि अभी चुनाव आचार संहिता लगी नहीं है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा उसका महत्व नहीं है इस तरह के बयानों का। और इमरती देवी इस तरह के जो विवादास्पद बयान देती हैं, उसको बीजेपी को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की स्थितियां अगर बनेंगी तो आगे जाके और दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आचार संहिता लगी नहीं है तो इस तरह के आप चुनाव आयोग क्या इस पर फैसला लेगा या फिर इस पर क्या एक्शन लेगा, ये अभी समझ नहीं आएगा। लेकिन धैर्यवर्धन जी, मेरा एक सवाल यही है कि जो बीजेपी की रीति नीति है, और जैसा अभी भट्ट साहब जिक्र कर रहे थे कि बड़ी मुश्किलों में डाला जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं नेता, तो अभी जो बीजेपी की रीति नीति है उसमें क्या अभी पूरी तरह से रचबच नहीं पाए हैं ये नेता, और इसी वजह से ये तमाम सारे बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, भारत की राजनीति में तमाम नेताओं की अपनी एक वाक शैली है, लोगों से संवाद करने का उनका अपना तरीका है। हम केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी को भी सुनते हैं, वो तुकबंदी और कविता के माध्यम से अपनी बात करते हैं। हम पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को भी हमने नजदीक से आप सबने देखा है कि वो भी एक अपनी हंसोड़ शैली से लोगों के बीच बात करते थे। धैर्यवर्धन जी, यहाँ तो न तो वाक पटुता का परिचय दिया है इमरती देवी ने, और ना ही कोई उनकी ऐसी शैली सामने आई है। वो तो सीधे सीधे कह रही है कि कलेक्टर को बोलेंगे चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, पर उस पूरे वीडियो में लोग हंस रहे हैं, लोग मस्ती कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हंसी मजाक का माहौल हो पूरी बातचीत में, क्योंकि वो काफी सीनियर नेता हैं, बहुत लंबे समय से उस क्षेत्र की विधायक हैं, तो बिंदास शैली में संवाद करती हैं, मस्ती करती हैं। थोड़ा सा बातचीत का उनका अपना एक स्टाइल है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कहना कुछ और चाहती है और शब्द चयन में कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हो ही जाती है, जो आज भी हुई है। मुझे लग रहा है आज वो कहना चाह रही थी कि अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, और जब तक आचार संहिता का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तब सरकार के पास सुपर पावर है कि वो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए नई नई योजना लेकर के आए। जैसे अभी हम चिन्हित गरीबों को, जिनको लेकिन धैर्यवर्धन जी ऐसा तो कहा नहीं उन्होंने, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। विजय जी, आपको शल्य चिकित्सा के पूरे अधिकार है, पर बस मैं अपनी बात कह लूं जी, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मैं इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि चाहे गरीबों को अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास दिलाए 2.25 लाख, चाहे अन्य योजना शुभारंभ किया, तो जिले में कलेक्टर को बहुत पावर होते हैं। हजारों कर्मचारी अधिकारी कलेक्टर के मातहत काम करते हैं सभी विभागों के। तो वो कह रही थी कि हम कलेक्टर को फोन करेंगे और तो उन्होंने बाद में बोला कल्याणकारी योजना है उन सबको लागू करना, जमीन तक बिल्कुल उतार देना नीचे तक, ये कलेक्टर का काम है। तो उन्होंने बाद में बोला, अपनी सफाई में बोला। मैं एक रिएक्शन अजीत जी से ले लेता हूं। अजीत जी, चुनाव आयोग जाकर कांग्रेस ने बेवजह आयोग का समय खराब किया, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता कहते कि ये तो उनका स्टाइल है, बात करने का स्टाइल है, वो अपने लोगों के बीच में थी। बिल्कुल विजय जी, आप सही कह रहे हैं, इनका मूल भाव तो यही नज़र आ रहा है। परंतु मैं इमरती जी की मूल भावना बता देता हूँ आपको क्या है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा, आप वरिष्ठ हैं, सब चीज़ जानते हैं।
इमरती जी की और जो 27 लोग, क्षमा करिए 25 लोग जो गए हुए हैं कांग्रेस सरकार छोड़ के, जिनकी खरीद फरोख्त हुई है, उनके विरुद्ध उनके पूरे क्षेत्र में माहौल खराब है। सब लोग उनको भगा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में विरोध है लगातार। तो उस विरोध को उन्होंने शांत करने के लिए, अपनी शैली अपनाने के लिए ये बोला, जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी सदैव से ईवीएम के साथ करती चली आई है, जो पॉलिसी इनने मुख्यमंत्री के साथ बैठ के बनाई होगी, अपने वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठ के बनाई होगी कि आप तो फॉर्मेलिटी करते जाइए, कलेक्टर आपको चुनाव ईवीएम के माध्यम से जिताएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव से चुनाव ईवीएम और डीएम इन दोनों के भरोसे लड़ती चली आई है। आपको कुछ समय पहले ले जाऊंगा, जब भिंड जिले में एक उपचुनाव होने जा रहा था, उस समय ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। इस आरोप का आप क्या जवाब देंगे? जनता पार्टी की चोरी पकड़ में आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी की मैं पूरी बात आदरणीय खत्म करना चाहूंगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ में आ गई थी। तो ये सब चीजें पूरी लगातार भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करती हैं। और ये आदरणीय चेतन भट्टी जी से मैं बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि आप कह रहे थे कि इसका कोई महत्व नहीं है। अरे अत्यंत महत्व है लोकतंत्र के। आप तो लोकतंत्र के प्रहरी हैं आदरणीय, आप रक्षक हैं। भट्ट साहब भी इसको क्लियर करेंगे मेरे ख्याल से। ऊंचाई के साथ उठाना चाहिए, ये तो गंभीरता के साथ उठाना चाहिए। भट्ट साहब ये कह रहे थे भदौरिया जी कि अभी तो आचार संहिता लगी नहीं है, चुनाव आयोग तभी पावर में आता है या तभी सक्रिय होता है जब आचार संहिता लग जाती है, जब तारीखों का ऐलान होता है। अभी कांग्रेस ने शिकायत की है तो उस पर क्या संज्ञान लेगा? नहीं, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदैव से मांग करती चली आ रही है कि ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए। अभी ये 28 उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन 28 उपचुनावों में आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा के। जब इस तरीके मैं धैर्यवर्धन जी से आपने जो आरोप लगाए हैं, ये धैर्यवर्धन जी ऐसे आरोप हमें सुनने को मिलते हैं जब चुनाव पार्टियां हार जाती है कि यहाँ पर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। अभी तो चुनाव की तारीख नहीं है, न डेट डिक्लेयर है, न पूरी तरीके से प्रत्याशी सामने आए हैं, आपको छोड़कर कांग्रेस के अभी नहीं है। उससे पहले ही ये तमाम सारे आरोप और सीधे सीधे आरोप। मैं अपनी 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक ये कि कांग्रेस के नेताओं को वश चले अगर, तो ये 18वीं सदी में ले जाकर के देश को खड़ा कर दें। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवन को सरल बना रहे हैं और उसको बहुत आसान बना रहे हैं, वोटिंग के पैटर्न को उस पर सवालिया निशान लगा करके ये ठप्पेबाजी पर जाना चाहते हैं, जो कांग्रेस के नेता हमेशा से इसको हथियार बना करके सत्ता हासिल करते आए। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग को जाकर के शिकायत कर रहे हैं, तो देखिए आप मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं केवल, क्योंकि मतदाता भली भांति जानता है कि जब चुनाव होता है तो दूसरे राज्यों के सीनियर आईएएस ऑफिसर भी निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर बैठते हैं और कलेक्टर एसपी को कोई बहुत पावर नहीं होता है। वो चुनाव आयोगों के निर्देशों के तहत काम करना पड़ता है उनको, और चुनाव आयोग को इतने अधिकार होते हैं कि यदि किसी कलेक्टर, एसपी या अन्य अधिकारी ने इतर जाकर काम करने का प्रयास किया तो उसको बड़े से बड़ा पनिशमेंट देने में सक्षम है। तीसरी बात, जहां तक हमारी डबरा की नेता हैं, मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी जी, जिनको लेकर के ये आज विचार विमर्श हो रहा है, पिछली बार वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी थी, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवराज जी की सरकार थी। अगर हम ऐसे ही चुनाव करते होते तो वो 60,000 वोटों से कैसे कांग्रेस से चुनाव जीत गई थी? इसलिए ये बेहुदा आरोप है, ये वेटलेस आरोप है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। और अभी अजीत सिंह भदौरिया जी ने भिंड का जो उदाहरण दिया, वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था कि वो गलत मशीन का डेमो था। अच्छा अजीत जी, मेरा पत्रकार बंधु के सामने स्पष्ट किया। अजीत जी, मेरा ये सवाल है, ठीक है आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को शिकायत की है कि तमाम सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, झाबुआ उपचुनाव को भी याद कर लें अपन। नहीं, बिल्कुल झाबुआ उपचुनाव में इस तरीके से नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ था। मैं तो देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 14 लोग बिना सदस्य हुए विधानसभा के मंत्री हैं। ये क्यों किया गया? ये निश्चित रूप से शासन प्रशासन को प्रभावित करने के लिए किया गया। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, वरिष्ठ विधायक है, वो एक तरफ ताक पे रख दिया है उसको भारतीय जनता पार्टी ने, और जिन जगहों को चुनाव पे जाना है वो लोग जूनियर से जूनियर लोगों को मंत्री बना दिए। क्यों बना दिए? क्या योग्यता थी उनकी?
सिर्फ और सिर्फ ये योग्यता कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन, शासन और मतदाता वो वहाँ प्रभावित हो जाए और वो इनके मंत्री पद के झांसे में आके इनको पुनः अपना मत बेचने के लिए दोबारा से चुन लिया जाए। तो ये इस पर स्थितियां विजय जी आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं आदरणीय। इस पर मैं भट्ट साहब की एक जरूर टिप्पणी लेना चाहूंगा। भट्ट साहब, जो आयोग में शिकायत की गई है वो कुछ ऐसी है कि एक तो ये बयान है और इस पर प्रभावित करने की कोशिश करेगी बीजेपी, कर सकती है, इस तरह से है। और दूसरा, जो 14 मंत्री बनाए गए हैं उन्हें मंत्री न बनाया जाए क्योंकि वो विधायक नहीं है। अब ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन इसमें संवैधानिक आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अभी 6 महीने तक तो वो विधायक मंत्री रह सकते हैं ना, ये तो संविधान में वो दिया हुआ है। फिर आप 2 दिन इस्तीफा दे के फिर से आप मंत्री बना दिया जाए। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस बहुत समय से इस बात को कह रही है कि ये लोग विधायक नहीं लेकिन मंत्री बनाए गए, लेकिन बीजेपी के पास सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन लोगों के कारण वो पुनः सत्ता में आई है उनको कहीं ना कहीं पुरस्कार तो देना था, और वो हुआ। जो पहले उनकी जो डीलिंग हुई होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ कि हमारे साथ जितने भी लोग आ रहे हैं उनको आप कम से कम मंत्री बनाइए, ताकि अगर वो उपचुनाव में जाते हैं तो घोषणा कर सकें, वहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सकें, तभी तो हम चुनाव जीत पाएंगे। अगर बिना मंत्री पद के आप कैसे वहाँ पर जाकर किसी प्रकार की घोषणा कर सकते। दूसरी बात यह है कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो वहाँ पे पूरी सरकार जो है वो सारी योजनाएं, सारे शिलान्यास, सामने भूमि पूजन उन्हीं इलाकों में करती है, और वो हर पार्टी करती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी सत्ता में रहती है उसके पास इस बात का अधिकार रहता है कि वो वहाँ पर जाके योजनाओं की घोषणा करे, और वही शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस ने भी किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल, मैंने झाबुआ उपचुनाव का जिक्र किया ही भदौरिया जी सामने। और देववर्धन जी एक बात कह रहे थे भट्ट साहब, मैं उस पर जरूर आपका रिएक्शन लूंगा। वो कह रहे थे ये स्टाइल है इमरती देवी का, लेकिन ये स्टाइल मुसीबत में डाल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल डाल रहा है भाई। देखिए, ऐसा है कि आप इस तरह की बात अगर कर रहे हैं कि कलेक्टर से हम कह देंगे तो वो हमें जिता देगा, ये बात सही है कि जो भी सत्ता दल में होता है, सत्ता में रहती है जो पार्टी, वो अपने हिसाब से अधिकारियों को तैनात करता है। अभी आप देखें कि बहुत से लोगों को वहाँ तबादला किया गया है और अपने जो उनके बहुत करीबी अधिकारी हैं उनको वहाँ पे पोस्ट किया गया। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट चुनाव में मदद तो होती है प्रशासनिक मशीनरी से, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और यही कारण है कि जब भी कोई नई सरकार आती है वो अपने पसंदीदा अधिकारियों को की पोस्ट पे बिठाती है। जैसे कमलनाथ जी ने भी अपने लोगों को बिठाया था, शिवराज सिंह आए, उन्होंने अपने लोगों को बिठाया। तो इस तरह की जो परिपाटी है वो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रही। लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने की है इमरती देवी में, वो कहीं ना कहीं नौकरशाही को भी कटघरे में खड़ी करती है कि इस तरह से अगर सत्ता पक्ष नौकरशाही का फ़ायदा उठाकर अगर चुनाव जीतना चाहता है तो ये नौकरशाही के लिए भी ठीक बात नहीं है। बट साहब, इसमें एक और चीज़ मैं ये जोड़ना चाहूँगा। आपको नहीं लगता कि अब ये जो चुनाव है, इतना प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है दोनों ही दलों के लिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सभी नेताओं को बहुत संभल कर अपनी बात रखनी पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्योंकि तत्काल वीडियो वायरल होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात भाई। देखिए, आप अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो उसके लिए बाकायदा वीडियो हो रहा है, लोग ऑडियो बना रहे हैं, टीवी वाले खड़े हुए हैं, तो जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो तो इमीडिएट आपका वायरल हो जाता है। तो इसलिए बीजेपी के नेताओं को जो इस बात का संकेत देना चाहिए जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, क्योंकि जो बीजेपी की रीति नीति है उसमें बहुत जल्दी अभी मुझे लगता नहीं है कि वो रच पच पाए हैं। क्योंकि जिस तरह के बयान, चाहे तुलसी सिलावट जी का बयान था या इमरती देवी जी का बयान है, अंडे को लेके बड़ा उन्होंने विवाद खड़ा किया, उसके बाद बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा और शिवराज सिंह जी को खुद इस बात का बयान देना पड़ा कि अब दूध पिलाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि जब आप चुनाव में उतर रहे हैं और एक मंत्री पद की हैसियत से आप कहीं भी बात कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में बात का पतंगड़ बनना बहुत साधारण सी बात हो गई। आप कहना कुछ चाहते हैं, आप कह कुछ चाहते हैं, और उसको लेकर निश्चित तौर पे जो विपक्षी पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस बात का फायदा उठाने की देववर्धन जी, बीजेपी में प्रबोधन की परंपरा है, तो क्या एक प्रबोधन बनता है इन तमाम सारे नेताओं के लिए? एक छोटी सी क्लास बनती है कि क्या करना है, चुनाव में बहुत नजदीक है। प्रबोधन की परंपरा हमारे यहाँ सुनिश्चित तौर पर है, और जिनको भी आवश्यक होगा समय समय पर संगठन तय करता है उस प्रबोधन की श्रेणी में उन सबको समय समय पर उधर से गुजरना भी होगा। पर मैं इस डिबेट में दो बातों से सहमत हूँ कि तोल मोल करके बोलना चाहिए, और जो जितना बड़ा आदमी है, जितने बड़े ओहदे पर बैठा है, उसको जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि उसकी बात दूर तलक तक मार कर। दूसरी बात
ये मोबाइल बड़ी खतरनाक चीज है। जब आप पब्लिक में जाते हैं तो आप तय मान लीजिए कि एक एक आदमी के हाथ में ये मारक अस्त्र है, और वो भी हाथ से प्रक्षेपण किया जाने वाला रॉकेट है। बिल्कुल धड़ाम से आपको गिराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं लोग, जहां भी चूक हुई। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सबसे सभी को बचना चाहिए। बिल्कुल अजीत जी, बीजेपी भी यही देख रही है कि सावधानी कांग्रेस की तरफ से हटे और दुर्घटना घटे, तो फिर ऐसे वीडियो सामने आए और फिर एक और डिबेट हो जाए। देखिए विजय जी कि कांग्रेस के साथ तो इतनी बड़ी दुर्घटना घट चुकी है, अब इससे बड़ी दुर्घटना क्या घटेगी। अच्छी भली चलती चलती सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने परचेज कर लिया, और ये सबसे बड़ी शिकार तो कांग्रेस पार्टी हुई। इसको स्वीकार करने में कहीं कोई कोताही नहीं है। और जहाँ तक आप भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक उसकी बात कर रहे हैं, तो बिचारी सामने आए इमरती जी के मन से। इमरती जी के मन से निकल के आ गया कि भारतीय जनता पार्टी किस प्लानिंग के तहत ये चुनाव लड़ने चली जा रही है। तो मेरी तो मांग है विजय जी आपके माध्यम से फिर एक बार चुनाव आयोग से, और सबसे पुनः मैं मांग करूंगा, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करेगी, आचार संहिता के बाद भी मांग करेगी कि जितने जिलों में उपचुनाव होने जा रहे हैं उन जिलों के कम से कम पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए आचार संहिता लगने के बाद। इस तरीके के जो मंत्री के बयान आ रहे हैं ये अपने आप में सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले उपचुनाव लोकतंत्र की पुनः एक बार हत्या करने के लिए तैयार ये भारतीय जनता पार्टी। चुनाव की तारीखों से पहले ही कांग्रेस पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ईमानदारी से लोकतंत्र का चुनाव नहीं हो। नहीं देखिए अजीत भदौरिया जी, नहीं, माहौल कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया विजय जी। इमरती जी एक जिम्मेदार कैबिनेट की मेंबर है, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, उनके मुंह से स्वयं निकल रहा है। इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए आप मुझे बताइए। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए। ये कैबिनेट मेंबर, सीनियर मोस्ट कैबिनेट मेंबर जब इस तरीके का बयान दे रहा है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। कि चुनाव आयोग समय समय पर निर्देश जारी करता है कि जिनको 3 वर्ष हो गए, जिन अधिकारियों को 4 वर्ष हो गए, किसी श्रेणी के अधिकारियों के लिए तो 2 वर्ष की बात है कि यदि वो इससे ज्यादा समय तक उस क्षेत्र में है तो उनका स्थानांतरण किया जाता है। और सरकार चुनाव आने के पहले से स्थानांतरण करती है, और बहुत सारे ट्रांसफर्स बड़े अधिकारियों को हो भी चुके हैं। ज्यादातर जिलों में नए अधिकारी पदस्थ हुए हैं। इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जी की बात को मैं काटना भी चाह रहा हूँ और मैं उनकी तारीफ भी कर रहा हूं। लेकिन धैर्यवर्धन जी ये चलिए ठीक है, ये तो प्रशासनिक बात हुई, और ये आचार संहिता के बाद तो ये हर राजनीतिक दल करता है और ऐसी मांग भी करता है। लेकिन जो आपकी कमजोर कड़ियां हैं उस पर कांग्रेस की नजर है। ये जो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद अब सियासी बवाल हुआ है, सफाई भी देनी पड़ी है, तो इस पर कुछ आपका ध्यान है कि नहीं बीजेपी का? अब चुनावी दंगल में दंगा होगा तो पंगा भी होगा साहब। अब उस पर हम अपने लोगों को कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए जरूर उनसे अपेक्षा करेंगे। संगठन समझाइश भी देगा। बिल्कुल भदौरिया जी, आने वाले समय में आपको और अच्छे अच्छे इवेंट देखने को मिलेंगे विजय जी। मैं विश्वास दिला रहा हूँ इन्हीं परचेज लोगों के ऑडियो और वीडियो कांग्रेस पार्टी सहेज के रखे हुए है, जिसमें ये लोग डील कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में मैं आपके माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से ये बता देना तो आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। में आप देखना, आप मध्य प्रदेश की मीडिया को खुलासा तो करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि और इवेंट आने वाले इन्हीं लोगों के जो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ बताने यानी आपने जो है पूरा चुनाव में ऐसे लोगों को टारगेट कर रखा है कांग्रेस ने। भैया जब उनके कर्म ही ऐसे हैं, जब वो अपने मुंह से बयान दे रही हैं, तो वो अगर उस पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं तो हम और आप दोषी कहाँ पे बताइए ना। क्यों नहीं चर्चा हम कर रहे हैं दूसरों के लिए। गोविंद राजपूत आज भी खड़े होकर राम भगवान के दुरुपयोग करने के बारे में भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। जुबान फिसल जाती है भदौरिया जी, वैसे ही यहाँ जुबान फिसली है। सिलावट जी बना रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी, तो इन लोगों की लगातार जुबान फिसलती रहे। आगे और जुबान जो पूर्व में भी फिसली है किन्हीं लोगों के साथ बैठ के डील करने की, वो भी इवेंट आएंगे, वीडियो आएंगे, ऑडियो आएंगे। अभी थोड़ा देखिए, चुनावी खुमार जरा चढ़ने दीजिए धीरे धीरे। धैर्यवर्धन जी, चुनावी खुमार चढ़ने की तैयारी कांग्रेस पूरी तरह से कर रही है, उसकी स्ट्रेटेजी भदौरिया जी ने कुछ खुलासा भी कर दिया है। अब युद्ध में कई प्रकार की रणनीतियां अपनाई जाती हैं। कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति ये भी है कि भ्रम उत्पन्न करो
और नाना प्रकार से उत्पन्न करो। तो इस प्रकार की कलाबाजियां, चालाकियां कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा मध्य प्रदेश में पैदा की जाएंगी कि ताकि मतदाता को भ्रम का शिकार किया जा सके। पर मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए, एक मुद्दा चुनाव में हावी रहने वाला है जो बहुत गौर करने लायक है कि जब 15 महीनों तक कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों को लग रहा था कि मुख्यमंत्री विहीन हो गया मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा और वल्लभ भवन के अलावा मुख्यमंत्री जी का अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपनी सरकार को लेकर के मन ही मन में बहुत नाराज रहते थे। मंत्रियों का आचरण भी ठीक नहीं था, मंत्रियों का व्यवहार भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ठीक नहीं था। जबकि शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जी शिवराज जी खेत में, खलिहान पे, सड़क पे, गांव में, शहर में, गलियारों में सब दूर फिर दिखाई पड़ने लगे, लोगों के बीच जाने लगे। चलिए, तो उनके कांग्रेस दुख के भी दर्द को अपने सुनने मुद्दे हैं, समझने कांग्रेस लगे। के भी अपने इसलिए सवाल जनता- हैं, आपके भी सवाल है। भट्ट जनता साहब से शिवराज आखिरी जी के साथ टिप्पणी, खड़ी और होगी, समय भारतीय कम जनता है, पार्टी के साथ खड़ी होगी। समय कम है। भट्ट साहब, आखिरी मेरी एक टिप्पणी है कि आपने दोनों की बातें सुनी और पूरा सिनारियो भी हम देख रहे हैं। बेहद राजनीतिक घमासान देखने को मिलने वाला है इस चुनाव में। आपका ये क्या आकलन कहता है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? हाँ, बिल्कुल। देखिए विजय जी, ये तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा घमासान है, क्योंकि कांग्रेस की अपनी पीड़ा है कि उसकी चलती हुई सरकार गिर गई। अब वो किन कारणों से गिरी, क्या लेन देन हुआ, इसका भी कोई सबूत तो सामने आया नहीं। ज़रूर अभी वो भदौरिया साहब कह रहे थे कि हम इस तरह के जो खुलासे करेंगे, लेकिन अगर उनके पास कुछ होता तो अभी तक मेरे ख्याल से खुलासे हो जाते। अब बीजेपी के साथ ये दिक्कत ये है कि जो कांग्रेस से लोग आए हैं वो उस रीति नीति में भी पच नहीं पाए हैं, रच बस नहीं पाए हैं। अभी जैसे आपने दूध में शक्कर डाली, उसको घोला नहीं है तो मीठा नहीं हो पा रहा वो। उसके लिए उनको प्रयास करना पड़ेगा कि एक क्लास लें उनकी, और उनको बताएं कि बीजेपी की जो रीति नीति है या बीजेपी की जो सोच है वो किस तरह की है। क्योंकि ये चुनाव निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश का भविष्य निर्धारित करेगी कि ये सरकार आगे चलेगी कि मध्यावधि होगा, ये तय करना पाना अभी तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चुनाव इतना आसान नहीं है, न कांग्रेस के लिए, न बीजेपी के लिए, और ना ही चुनाव आयोग के लिए। बहुत चुनौतियां सामने आने वाली हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।